हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमेजिंग लेसन में। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 6th क्लास का विज्ञान का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण। तो देखिए दोस्तों, पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है। पदार्थों का पृथक्करण होता है पदार्थों को पदार्थ से अलग करना। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है पदार्थ यौगिक एवं मिश्रण। नंबर 2 पॉइंट है हमारा मिश्रण के प्रकार। नंबर 3 पॉइंट है पृथक्करण की आवश्यकता। नंबर 4 है पृथक्करण की सामान्य विधियाँ। देखिए दोस्तों, इसमें हम पहले समझते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों, मिश्रण कहलाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हमें ये ताल के दिए 3.1, तो इसमें दिया हुआ है मिश्रण और अवयव। तो नंबर 1 है वायु। वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प से मिलकर बना होता है। नंबर 2 है दूध। तो दूध किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है। जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन्स। नंबर 3 समुद्री जल। तो समुद्री जल एवं विविध प्रकार के लवणों से बना होता है। नंबर 4 है आइसक्रीम। दूध एवं शक्कर इसमें अवयव होते हैं। नंबर 5 सोडा वाटर। खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण। आगे देखिए दोस्तों, हमें दिया हुआ है उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास तथा नींबू के खट्टेपन का स्वाद होता है। तो देखिए मिश्रण क्या होता है। चाय में कौन कौन से अवयव डालते हैं। चीनी, पत्ती आदि अवयव डालते हैं, तो ये भी एक मिश्रण है। ऐसे ही दोस्तों खिचड़ी है, खिचड़ी में मसाले डालते हैं, चावल डालते हैं, पानी डालते हैं, ये सभी अवयव हैं। ऐसे ही दोस्तों आगे देखिए, नंबर 3 है बेसन का लड्डू। तो इसमें भी कई अवयव होते हैं। और नंबर 4 है आलू का पराठा। तो पराठे में भी कई अवयव होते हैं, तभी पराठा बनता है। नंबर 4 है खोए की बर्फी। तो इसमें भी कई सारे अवयव होते हैं। अगला है हमारा शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ देखिए दोस्तों क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ नंबर 1 गुण, नंबर 2 शुद्ध पदार्थ, नंबर 3 मिश्रण। ये सभी कॉलम है। तो कॉलम में देखिए दोस्तों, नंबर 1 है कणों के प्रकार। तो शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और मिश्रण में मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 2 संगठन। इनका संगठन निश्चित होता है। मिश्रण में मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। नंबर 3 अवयव के गुण। शुद्ध पदार्थ अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि। और मिश्रण के गुण उनके अवयव पर निर्भर करते हैं, जैसे शरबत, चाय आदि। नंबर 4 पदार्थ की प्रकृति। शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, अतः यह समांग एक जैसा मिश्रण होता है, जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी। और मिश्रण में मिश्रण समांग या विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे शरबत समांग, जबकि जल एवं बालू का एक मिश्रण विषमांग होता है। आगे देखिए दोस्तों, तत्व एवं यौगिक। तो ये होते हैं तत्वों कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, एंड यौगिक कहते हैं कंपाउंड। तो देखिए दोस्तों, तत्व क्या होते हैं। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। एक ही तत्व के एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु से मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उनमें से मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। और यौगिक क्या होता है दोस्तों। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर
बना होता है। दोस्तों देखिए अगला 3.3 हमारा मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। देखिए दोस्तों सबसे पहले है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, एक गिलास लें, उसके आधे भाग तक पानी भरें, उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी घोलें, फिर उसको घोलने के पश्चात निरीक्षण करें कि क्या उसमें चीनी दिखाई देती है? नहीं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। अगला है दोस्तों विषमांगी मिश्रण। एक कागज पर थोड़ा बालू एवं लोहे की छीलन को मिलाकर रखिए। आप निरीक्षण कीजिए कि क्या बालू एवं लोहे की छीलन अलग अलग दिखाई देती हैं? हाँ। ऐसे ठोस अथवा द्रव्य पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों अगला है मिश्रण के गुण। तो मिश्रण के गुण होते हैं। मिश्रण के सामान्य गुण इस प्रकार हैं। तो नंबर 1, मिश्रण में घटक अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। नंबर 2, मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। नंबर 3, मिश्रण में उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। अगला है हमारा मिश्रण के विविध अवयवों के पृथक किए जाने की आवश्यकता। तो देखिए यहाँ पे तालिका 3.4 है। पृथक्करण प्रक्रम, उद्देश्य जिसके कारण हम पृथक करते हैं, पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट हमारा तालिका 3.4। तो इसमें पृथक्करण प्रक्रम, उद्देश्य जिसका कारण हम पृथक करते हैं, पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। तो नंबर 1 है बनी हुई चाय से चाय पत्ती को पृथक करना तथा चावलों से कंकड़ पृथक करना। ये हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना है ये, और अशुद्धियों अनावश्यक अवयवों को फेंक देते हैं। नंबर 2 है समुद्री जल से पृथक करना, नमक पृथक करना तथा कच्चे तेल को क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल पृथक करना। लाभदायक अवयवों को पृथक करना, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करना। ये लाभदायक अवयवों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मिश्रण में घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं। नंबर 3, प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणुओं को पृथक करना। तो इसमें हम क्या करते हैं? शुद्ध पदार्थों को पृथक करना और शुद्ध पदार्थों का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है हमारा पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ। तो नंबर 1 है ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना। तो नंबर 1 फटकना और ओसाना। देखिए दोस्तों आपने घर में अपनी माँ को सूप से गेहूँ एवं चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। इस विधि द्वारा वे सूप से अनाज में मिली हल्की धातुओं को अलग करती हैं। पृथक करने की इस विधि को फटकना कहते हैं। अगला है थ्रेसिंग करना। तो थ्रेसिंग करना होता है अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। अगली देखिए दोस्तों बीनना क्या होता है? बीनना जैसे कि चावल में हमारे कंकड़ होते हैं तो हम उसे अलग कर देते हैं, इसे हम बीनना कहते हैं। जैसे जैसे रोटी बनाते समय हम आटा को छानते हैं, उससे चोकर निकालते हैं, ये छानना होता है। जैसे कि हमारा घर बनता है तो हम उसे रेत को छानते हैं तो इसमें से मोटे मोटे कण निकाल देते हैं, इसे चालना कहते हैं।
आगे देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है इसे देख लीजिए, ध्यान से समझिए इसे। ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प से सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे आयोडीन, नौशादर और नेफ्थलीन को भी अन्य मिश्रणों से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आगे विशेष। विशेष है यह प्रयोग शिक्षक अपनी उपस्थिति में ही कराएं। अगला पॉइंट हमारा आघूलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। तो देखिए इसमें है तलछटीकरण और निथारना। तो इसमें देखिए निथारना क्या होता है, इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तलछटीकरण और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, छानना और छानन पात्र। तो छानन पात्र होता है, छानन पात्र गोलाकार का कागज का बना होता है। इसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इससे हम छोटे कणों को द्रवित से छानकर पृथक करते हैं। ये छानन पात्र कहलाता है। ऊपर देखिए दोस्तों, अपकेंद्र। अपकेंद्र क्या होता है? अपकेंद्र होता है, क्या आपने अपने घरों में दही को मथने से फेंट कर मक्खन और छाछ को पृथक करते अथवा डेयरी में दूध से मक्खन को पृथक करते हुए देखा होगा। दूध में चिकनाई क्रीम के हल्के कण निलंबित होते हैं। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपकेंद्र कहते हैं। अगले देखिए दोस्तों, घुलनशील ठोसों पदार्थों को द्रव से पृथक करना। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, वाष्पन विधि। लगभग आधा मग पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक घोलें। इस पानी को गर्म कीजिए। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बीकर का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नमक शेष रह जाता है। इससे वाष्पन विधि कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, किसी द्रव का वाष्पन में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। आगे आसवन विधि। आसवन विधि क्या होती है दोस्तों, एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। गर्म करने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह द्रव जल बन जाती है। यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में इकट्ठी हो जाती है। भाप के द्रव में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, संघनन का सूत्र बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये रेड लाइन के भीतर ये इसका सूत्र बना हुआ है। द्रव ये वाष्पन क्रिया है और नीचे ये संघनन क्रिया, ये वाष्पन, ये इंटरचेंज होता है ये। और यहाँ नीचे दी ये किसी विलय से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी भरें। इसमें फिटकरी को तब तक घोलते जाएं जब तक पानी में फिटकरी का घुलना बंद न हो जाए। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इस घोल को गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुल जाती है। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें। कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी देखिए,
आपने चौक के निचले सतह से ऊपरी सतह तक रंगों के पैटर्न में क्या अंतर देखा? अपनी अभ्यास पुस्तिका में कॉपी में चौक पर देखने वाले रंगों की पट्टी का चित्र बनाएं। हम देखते हैं कि स्याही में केवल एक नीला रंग दिखाई देता है, परंतु वास्तविक में यह स्याही कई रंगों से मिलकर बनी होती है। रंगों के पृथक्करण की यह विधि क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। हेलो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।